Hello dear students, once again welcome back to my channel Bookworm English Academy. So friends, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का सबसे पहला चैप्टर. द चैप्टर नेम इज़ द लास्ट लेसन. फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहना ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर द लास्ट लेसन. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस देख रहे हो, ठीक है, और लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, राइट. अब द लास्ट लेसन है लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक का ये सबसे पहला चैप्टर है, राइट. सो आप कंफ्यूज होंगे कि पहला ही चैप्टर लास्ट लेसन कैसे हो सकता है. तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे छुपी हुई है. उसका जो ऑथर है अल्फोंसो डाउडेट, राइट, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को बनाया हुआ है, लिखा हुआ है. तो किस तरीके से, किस अंदाज में ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर आप बीच में एक मैप देख रहे हो, राइट. अब ये चैप्टर जो है वो चैप्टर 1871 के टाइम में लिखा गया एक चैप्टर है, राइट. अब ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट और इसका प्लॉट हम देखें तो इस प्लॉट में एक तरीके का एक वॉर की सिचुएशन दिखाई गई है, राइट. अ वॉर बिटवीन फ्रांको प्रूशियन, फ्रेंच और प्रूशिया, इन दोनों के बीच एक वॉर हुआ था 1871 में, राइट. वैसे तो वॉर बहुत छोटा था, केवल 1 साल तक चला था, लेकिन इस दौरान जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उसको इंस्पायर करके यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, ठीक है. सबसे पहले हमें ये समझना है फ्रांको प्रूशियन वॉर था क्या. तो फ्रांको प्रूशियन वॉर एक तरफ फ्रेंच आर्मी थी और एक तरफ प्रूशियन आर्मी थी. अब प्रूशियन आर्मी क्या होती है, फ्रेंच आर्मी तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रूशियन आर्मी क्या है. तो उस टाइम पे 1870s में जो प्रूशियन आर्मी होती थी वो प्रूशियन आर्मी अभी के जो जर्मनी है, पोलैंड है और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के हैं, उस जगह का जितनी भी आर्मीज़ थी वो सभी आर्मी एकजुट होती थी और उस आर्मी को हम कहते थे प्रूशियन आर्मी. तो उस प्रूशियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में एक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई का जो परिणाम, एक रिज़ल्ट आया हुआ था, ठीक है, वो रिज़ल्ट कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुई थी वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, राइट. तो आप वैसे भी आप देख सकते हो कि ये जो ऑथर है वो उसी दौरान, उसी टाइम के एक ऑथर है. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टोरी हमें दिखाई गई है कि एक वॉर होता है और कोई नेशन जब वो वॉर हारता है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है, वो इफ़ेक्ट हमें इस चैप्टर में यहाँ पर देखनी है. इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट. बेसिकली ये जो स्टोरी है वो एक छोटा सा बच्चा है, उसका नेम है फ्रांस. वो फ्रांस यहाँ पर पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है. हालांकि वो भी आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा है और उसे भी पढ़ना पसंद नहीं है और वो भी आप ही की तरह आपके टीचर को बहुत हेट करता है. उसे अपने टीचर पसंद नहीं है, वो जो सिखा रहे हैं वो उसे पसंद नहीं है, ठीक है. लेकिन उसकी इफ़ेक्ट सच में ये उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है वो यहाँ पर उसे दिखाया गया है. तो चलिए, आई होप सो कि यहाँ पर आपने बहुत सारी जो मैंने इमेजेस देकर रखी थी वो उसी टाइम के वॉर की इमेजेस मुझे यहाँ पर मिली है, तो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है. तो आप बहुत अच्छे से उसे देख लेना, ठीक है. यहाँ पर सेंटर में अगर आप बात करें तो आप देखते हो जो इमेज है उसमें ये आप ही की टेक्स्ट बुक का एक पिक्चर है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो, आपको राइट साइड पर जर्मनी दिख रहा होगा, राइट. और वो जो जर्मनी है और उसके बिल्कुल बगल में आप देख रहे हो 2 ऐसे सिटीज़ के बारे में बात की है, एल्ज़ेक एंड लॉरेन, ठीक है. तो ये जो एल्ज़ेक और लॉरेन जो है उसी की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है. तो ये जो वॉर हुआ था फ्रैंको प्रूशियन वॉर, उस वॉर में क्या हुआ था, जो प्रूशियन आर्मी है उन्होंने फ्रांस के ऊपर चढ़ाई की थी और ये जो इतना सा एरिया आप डॉट लाइन में देख रहे हो एल्ज़ेक और लॉरेन के बगल में, ठीक है, वो एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था. और यहाँ पर कैप्चर करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और वो ऑर्डर क्या था, तो चलिए उसके लिए हमें लेसन पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन.
I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that we would question us on participles, and I did not know the first word about them. हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है वो एक छोटा सा बच्चा जिसका नेम है फ्रांस, वो नरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन में हमें दिखाया गया है वो कौन है? एक छोटा सा बच्चा है जिसका नेम है फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर वो शुरू करते हुए बता रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. M. Hamel यहाँ पर उसके टीचर के बारे में बताया है। ठीक है, तो पहला ही वर्ड हमारा यहाँ पर है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? किसी से डरना। तो वो बच्चा कहता है, फ्रांस कहता है कि वो सुबह मुझे स्कूल जाने में थोड़ी देरी हो गई एंड मैं बिल्कुल ही डर रहा था एम हेमल की डांट से। क्यों? क्योंकि एम हेमल ने मुझे बताया था कि वो आज स्कूल में क्या करने वाले हैं? पार्टिसिपल्स, राइट। ग्रामर का एक टॉपिक होता है फ्रेंड्स, पार्टिसिपल्स, उसके बारे में हमें स्कूल में पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। वो भी आप ही की तरह बच्चा था, उसे भी कुछ नहीं आता था, तो उसी डर के मारे वो स्कूल जाने से भी घबरा रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब वो डर एक रहा था, उसकी वजह से एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि वो वहाँ से भाग जाएगा और कहीं बाहर चला जाएगा, लेकिन स्कूल पे जाएगा नहीं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। और जैसे ही उसका एक्सप्लेनेशन है उस तरीके से हम देखें तो वो जो दिन था वो दिन बिल्कुल ही अच्छा था और बिल्कुल ब्राइट डे था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling as usual। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है the birds chirping, राइट। यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हो, कुछ इस तरीके की आवाज़। ठीक है, वहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत अच्छी आवाज़ वहाँ से आ रही थी। और वो सामने ये भी बता रहा है कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। से जैसे ही पहले मैंने बताया प्रूशियन सोल्जर्स वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, वॉर का टाइम था तो ऑब्वियस है उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट को जैसे जीत लिया है, तो ऑब्वियस है वहाँ पर किसकी आर्मी अब होगी? प्रूशियन आर्मी होगी। तो जो प्रूशियन आर्मी है वो अपनी ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का ड्रिलिंग वहाँ पर चल रहा था। एक ओपन लैंड था और उस ओपन लैंड में एक सॉमिल थी। सॉमिल आपको पता है एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर जो बड़े बड़े वुड्स होते हैं, लकड़ा होता है, उसे काटा जाता है, राइट। तो उसी के बगल में यहाँ पर वो लोग अपनी ड्रिलिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ आवर पार्टिसिपल्स बट आई हैड टू स्ट्रेट टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। वो कहता है कि सच में यार ये जो नज़ारा था वो नज़ारा देखकर इतना टेम्पटिंग था, अट्रैक्टिंग था कि मुझे वो जो पार्टिसिपल्स का जो रूल है वो कुछ याद ही नहीं आया। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन कुछ भी हो जाए यार, मुझे यहाँ पर रहना तो था। ये जगह जो है वो जगह इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, वो मेरे सामने एक नज़ारा था जो प्रूशियन आर्मी है वो ड्रिलिंग कर रही थी। फिर भी कुछ भी हो जाए मुझे वापस स्कूल तो जाना पड़ता, क्योंकि एम हेमल को पता चला तो वो अच्छा नहीं होगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। अब जब मैं वहाँ से स्कूल की ओर जा रहा था तब मैंने देखा when I passed the town hall, it means वो टाउन हॉल को जैसे ही पास करता है। अब फ्रेंड्स ये टाउन हॉल क्या होता है? नॉर्मली आप देखना कि जब कोई भी बड़ा सा एक गांव होता है, ठीक है, एक शहर होता है, हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें जो सेंटर, जो पूरे सेंटर विलेज के सेंटर में या किसी भी कोई भी जगह है वहाँ का जो सेंटर होता है उसे हम टाउन हॉल कहते हैं। तो जैसे ही वहाँ से वो गुजर रहा था, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो एक नोटिस बोर्ड जैसा है,
ठीक है। अब उसी सेंटर में एक नोटिस बोर्ड लगाया होता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ नया ऑर्डर पास होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लगाई होती है। अब ऑब्वियस है ये जो वॉर है, ये जो स्टोरी है वो 1870s की है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ पर वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये एक ही कम्युनिकेशन का तरीका था कि कोई भी अच्छी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ आती है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो लोग चिपका देते थे। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब फ्रेंड्स यहाँ पर वो देख रहे हो कि जैसे वो बता रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ही हमें मिलती थी, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि पिछले 2 साल में जितनी भी खराब जो भी न्यूज़ है वो न्यूज़ हमें वहाँ से ही मिलती थी, चाहे वो हम बैटल हार गए हैं, जो युद्ध है वो हार गए हैं, वो न्यूज़ है, या फिर कोई ड्राफ्ट आया हुआ है, या फिर कोई एक नया कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर चार्ज ले रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन मैं वहाँ से गुजरता जा रहा था, मैं वहाँ पर रुका नहीं, मैं बस सोच रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, इस बार क्या हुआ होगा, ऐसा वो सोचते हुए वहाँ से निकल रहा है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, pup. You will get to your school in plenty of time." अब जब मैं वहाँ से जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी से स्कूल पहुँचना था, इट मीन्स मेरे में जितनी स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके मैं भाग रहा था स्कूल की ओर। लेकिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था बुलेटिन बोर्ड के पास से, तो वो क्राउड में खड़ा एक इंसान जो एक ब्लैकस्मिथ था और उसके साथ एक वॉचर था जो कि उसका एक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस क्या होता है फ्रेंड्स? उसके साथ काम करने वाला एक ट्रेनी, ठीक है। वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा तो वो चिल्लाए। क्या चिल्लाए? डोंट गो सो फास्ट बब। अब यहाँ पर जो बब है, वो बब का मीनिंग क्या होता है फ्रेंच में, जो हम नॉर्मली हम यहाँ पर बॉय कहते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंच में वो उसे क्या कहते हैं? बब कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इट मीन्स अब तो आपके पास स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। इट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि वो एक तरीके से सरकासम है, ठीक है, कटाक्ष कर रहा है कि यार इतना अब स्कूल जाकर तू क्या करेगा। क्यों? अब ये छोटे से बच्चे फ्रांस को नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों बता रहा है, ठीक है। उसने वो न्यूज़ पढ़ ली, अब वो न्यूज़ क्या है वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन वो तो एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी वो आगे जाता है। देखते हैं क्या करता है आगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो छोटा सा फ्रांस सोचता है कि यार ये लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मजाक उड़ा रहे और मैं भागता भागता कहाँ पर पहुँचता हूँ, जो मेरी स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर जाकर सामने खड़ा हो जाता हूँ और मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि ऑल ऑफ माई ब्रीथ, आउट ऑफ ऑल माई ब्रीथ, इट मीन्स दौड़ता दौड़ता बिल्कुल ही समय गवाए बिना मैं सीधा कहाँ पर पहुँचता हूँ, मेरी जो स्कूल है वहाँ पर पहुँचता हूँ। और वहाँ पर जाकर मेरे जो टीचर है एम हेमेल, उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर रुक जाता हूँ। Usually, when the school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब यहाँ पर जो छोटा सा फ्रांस है वो नॉर्मल डेज़ की बात कर रहा है कि वो जब वहाँ पर खड़ा तो है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल डेज़ की बात कर रहा है कि जब स्कूल का टाइम होता है, आपको भी पता होगा कि जब आप स्कूल में आते हो, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्कूल में बहुत आवाज़ आती है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर वो भी हो रहा है। देयर वॉज अ ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मीनिंग क्या होता है? लॉट ऑफ नॉइस क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स, या फिर कोई लोग जो होते हैं उनके द्वारा जो आवाज़ निकाली जाती है उसे हम ग्रेट बसल कहते हैं। तो नॉर्मली स्कूल का टाइम शुरू होने से पहले यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि वो स्कूल अगर शुरू हुई है तो उसकी आवाज़ बाहर की स्ट्रीट तक आती है,
द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग्स ऑफ डेस्क, जो छोटी सी बेंचेस होती है, ठीक है, जो ओपन करते हैं बैठते हैं, वो उसकी आवाज़ की बात कर रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन क्या होता है कि जब एक बार टीचर बोलते हैं और उसके बाद सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं। यूनिशन का मीनिंग ये होता है एट द सेम टाइम, यानी कि बच्चे जब एक साथ में बोलते हैं, जो आवाज़ निकलती है उसकी आवाज़ की बात कर रहा है, ठीक है। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर टीयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि अब ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, तो हमारे जो हैंड्स है वो हमें कहाँ पर रखने होंगे, हमारे ईयर्स के ऊपर रखने होंगे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर के हाथ में जो रूलर होती है वो जब बेंचेस के ऊपर उसे थम करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। ये सारी आवाज़ के बारे में फ्रांस हमें यहाँ पर बता रहा है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन फ्रांस कहता है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब इसमें से एक भी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही नहीं थी। इट वॉज ऑल स्टिल, पूरा जो नज़ारा था, जो एटमोसफियर था, वो बिल्कुल ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट इन टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब हालांकि ये छोटा बच्चा था, उसे पता था कि मैं तो ऑब्वियसली लेट हो चुका हूँ, ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा तो शायद टीचर मुझे देख लेंगे। तो वो क्या करता है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन यानी कि मुझे उसके ऊपर डिपेंड रहना था। किसके ऊपर डिपेंड रहना था? कमोशन, कमोशन यानी कि नॉइज़। अब ये क्या है, यहाँ पर देखो आप फ्रेंड्स, आप भी ये चीज़ करते होंगे, ठीक है, जब कभी कभार कुछ कारण से आप लेट हो जाते हो स्कूल में आने से, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले देखते हो, ऊपर जाकर देखते हो यार कोई टीचर क्लास में तो नहीं पहुंच गया ना। अगर जैसे ही पता चला क्लास में नहीं है तो दौड़ते हुए आप सीधे क्लास में जाने का ट्राई करते हो, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो हमारा फ्रांस है वो सोचता है कि मुझे क्या करना है कि एम हैमेल मुझे न देखे, उस तरीके से मुझे अपनी डेस्क पे जाकर बैठना है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो वो इतना शांत एटमॉस्फेयर था कि मैं थोड़ी सी भी आवाज़ करूँगा तो मैं पहचान लेंगे लोग मुझे कि मैं लेट आया हूँ, ठीक है। तो ये जैसे संडे मॉर्निंग की तरह, संडे मॉर्निंग क्या होता है, नॉर्मली कोई बसल नहीं होता है, ठीक है, आवाज़ नहीं होती, उस तरीके का डे था, बिल्कुल शांत था। तो ऑब्वियस है, आगे देखते हैं क्या होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब जबकि मुझे वहाँ से जाना था, मैंने देखा, जब विंडो से मैंने जो विंडो है वहाँ से मैंने नीचे से जब मैंने विंडो की ओर देखा तो मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पर बैठ चुके हैं, ठीक है। एंड एम हैमेल जो कि उनके टीचर है वो क्लासरूम में अपने हाथ में रूलर लेकर वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसने वैसा नीचे से नज़ारा देखा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब है क्या, नॉर्मली सिचुएशन यही थी कि फ्रांस को क्या करना था, डोर ओपन करना था और कोई देखे उससे पहले उसे वहाँ पर पहुँच जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। ब्लश्ड का मीनिंग होता है फेस टर्न्ड रेड इन कलर ड्यू टू शेम। ऑब्वियस है, थोड़ी सी शर्म रहेगी क्योंकि आप लेट पहुँचे हो। तो यहाँ पर वो बच्चा बता रहा है कि आप सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कितना डरा हुआ हूँ। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि उसने जो भी चीज़ें सोची थी कि अगर मैं लेट पहुँचा हूँ तो शायद एम हैमेल मुझे मारेंगे, ये सारी में से कुछ भी नहीं होता है। बट नथिंग हैपन। एम हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। पहली बार उन्होंने देखा एम हैमेल को इतना चुप, इतना काइंड नेचर में उन्होंने पहली बार देखा है, ठीक है। बिल्कुल काइंड वे में एम हैमेल जो कि उसके टीचर है वो फ्रांस को बताते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। बिल्कुल ही हम लेसन की शुरुआत करने वाले थे, अगर तुम 2 मिनट में नहीं पहुंचे होते तो तुम्हारे बिना हम लेसन की शुरुआत कर देते। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। जैसे ही एम हैमेल ने बताया, मैं तुरंत जाकर कूद कर मेरी बेंच पे जाकर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन
when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. लेकिन जब वो बच्चा फ्रांस वहाँ पर जाकर अपनी बेंच के ऊपर बैठता है तब भी उसे एक नज़ारा दिखता है। फ्रेंड्स, ये नज़ारा क्या है? नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट टू लिटल ओवर माई फ्राइट, यानी कि अभी तो मेरा डर मेरे दिमाग से निकला नहीं था, अभी मैं मेरी बेंच के ऊपर बैठा था, तभी मैंने देखा कि मेरे जो एम हैमल टीचर है वो बिल्कुल ही एक बहुत ही बढ़िया एक सूट पहन के आए हैं। ग्रीन कलर का सूट उन्होंने पहना है, फ्रिल्ड शर्ट है। अब आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि किस तरीके का एम हैमल का नज़ारा होगा। फ्रिल्ड शर्ट फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आगे से जहाँ पर बटन्स होते हैं, ठीक है, उस बटन के ऊपर झालर सी होती है। तो ऐसा उन्होंने शर्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है और एक सिल्क कैप पहनी हुई है, और ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडरीड है, ठीक है। एंड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हुए फ्रांस बता रहा है कि ये एक ऐसा अपीयरेंस एम हैमल का मुझे अभी दिख रहा है जो नॉर्मल ऐसे कपड़े वो कब पहनते हैं जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता है या फिर कोई प्राइस डे का सेलिब्रेशन होता है, उस टाइम पे कुछ, यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि बिल्कुल ही स्पेशल डे के ऊपर वो ये सारी चीज़ें पहनते। और वैसे नॉर्मली आज तो कोई स्पेशल डे है नहीं, तो वो देखता है कि कुछ इस तरीके का नज़ारा एम हैमल का भी है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। और इसके अलावा दूसरी चीज़ भी फ्रांस ने नोटिस की थी कि पूरी जो स्कूल है वो बिल्कुल ही आज स्ट्रेंज नज़र आ रही है, बिल्कुल ही सोलमन, यानी कि जो जैसे जिस तरीके का एटमॉस्फेयर स्कूल में हुआ करता था उस तरीके का एटमॉस्फेयर उसे आज वहाँ पर दिख रहा नहीं है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others beside. अब दूसरी चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ उसने नोटिस क्या की, जो अपीयरेंस है एम हैमल का वो। अब दूसरी चीज़ वो क्या नोटिस कर रहा है कि नॉर्मल तौर पे जब नॉर्मल डेज में क्लासरूम चलता है तो उस क्लासरूम में जो लास्ट बेंचेस होती है वो एक दो बेंचेस ऑलवेज एम्प्टी रहती है, खाली रहती है, वैकेंट रहती है, ठीक है। लेकिन आज वो देख रहा है कि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसने देखा कि हमारी ही तरफ पढ़ने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। और वो लोग कौन है? एक ओल्ड हॉसर है। हॉसर का मीनिंग क्या होता है? फार्मर, राइट, जिसने एक थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। पुराने ज़माने की जो हैट है उसे हम कहते हैं थ्री कॉर्नर्ड हैट। तो कुछ ऐसी हैट पहनकर वो जो फार्मर है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। साथ में एक फॉर्मर मेयर भी है। उसी एल्जेक जो एल्जेक डिस्ट्रिक्ट था, उस एल्जेक डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मर मेयर है वो भी वहाँ पर आकर बैठा है। एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर है और कुछ बाकी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं बैक बेंचेस के ऊपर। ये दूसरी चीज़ वहाँ पर फ्रांस नोटिस कर रहा है। देखना फ्रेंड्स, अभी तक उसे ये सारी चीज़ें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। वो तो अभी केवल नोटिस कर रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he had it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब होता क्या है कि वो जो फ्रांस है वो देखता है कि सबके मुंह उतरे हुए हैं। Everybody looked sad, बिल्कुल ही परेशान नज़र आ रहे हैं सब। और ओल्ड हॉसर का डिस्क्रिप्शन देते हुए वो कहता है कि जो फार्मर है वो अपने साथ एक पुराने ज़माने की प्राइमर लेकर आया है। अब प्राइमर आप यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो बुक है, ठीक है। प्राइमर नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज, बेसिक रीडर फॉर एनी लैंग्वेज, यानी कि हमें अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए जो भी नॉर्मल बुक है जिसमें ABCD दी है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें दी गई है, ठीक है, उस तरीके की एक प्राइमर लेकर आया है। थम्ड एट द एजेस, थम्ड यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उसके जो कॉर्नर्स है वो डैमेज्ड है, ठीक है। ऑब्वियस है, बहुत पुराने ज़माने की वो बुक लेकर आया होगा तो
ये फटा हुआ होगा उसका पेज, ठीक है। तो वो एक बुक लेकर आए हैं और उन्होंने अपने पैरों के ऊपर वो बुक को ओपन करके रखा है, नीज, राइट। और वो अपने जो स्पेक्टिकल्स है वो स्पेक्टिकल से उसमें कुछ झांक रहा है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब जैसे ही सिचुएशन को उसे समझ में आता है वो कहता है कि while I was wondering about it all, मुझे सच में कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सिचुएशन क्या है। तब एम हेमेल क्या करते हैं, अपनी चेयर उठाते हैं और अपने ही सीरियस, ग्रेव यानी कौन सा वॉइस होता है, सीरियस वॉइस में, बिल्कुल जेंटल टोन में वो एज़ यूजुअल जो पहले जिस तरीके से हमें कहते हैं उसी तरीके से उन्होंने बताया, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तुरंत वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only Germans in the schools of Alsace and Lorraine. अब यहाँ पर फ्रेंड्स वो चीज़ एम हेमल बताते हैं जिससे हमारा जो फ्रांस है उसको जितने भी डाउट थे वो डाउट सॉल्व होने वाले हैं। वो क्या बता रहा है, द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन कहाँ पर आया, जर्मनी में। एज़ यूजुअल जैसे कि हमने बताया था कि ये जो वॉर का टाइम था, उस वॉर के टाइम में अभी अभी जो प्रूशियन आर्मी है उन्होंने किसको अंडरटेक कर लिया है, एल्जेक और लॉरेन नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है उनको अपने अंडर में कर लिया है। तो वहाँ से एक ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से कि अब एल्जेक और लॉरेन की जितनी भी स्कूल्स है उसमें क्या पढ़ाना है, जर्मन पढ़ाना है। द न्यू स्कूल मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और एम हेमेल कहते हैं कि कल आपका एक नया स्कूल मास्टर आएगा और ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है और आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना ध्यान दें। वॉट अ थंडर क्लैप दोज वर्ड्स वर टू मी। अब सच में ये छोटा सा बच्चा है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू भी नहीं किया है और ये मेरा लास्ट लेसन कैसे हो सकता है। तो ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है थंडर क्लैप, ठीक है, वो एक स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड जो हैपनिंग है, अचानक से जो चीज़ हुई है उसके लिए यूज़ किया गया वर्ड है थंडर क्लैप। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। कौन से वर्ड्स, कि आज ये आपका लास्ट लेसन होने वाला है। ये जो वर्ड है ये जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए सच में एक स्टार्टलिंग है, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर उस बच्चे के लिए। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। अब wretches का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, यानी कि एक जो बुरी खबर आई थी वो अब उसे, उस बच्चे को याद आया है। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल। जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहा था तब बुलेटिन बोर्ड के ऊपर उसने कुछ देखा था, ठीक है, एक क्राउड को देखा था उसे पढ़ते हुए। तो अब उसे पता चलता है कि शायद वो जो टाउन हॉल के पास खड़े लोग थे वो शायद इसी के बारे में बात कर रहे थे। अब जाकर उसे पता चल रहा है कि अब सभी स्कूल में, एल्जेक और लॉरेन की जितनी भी स्कूल्स है उस स्कूल में फ्रेंच, अब ये लास्ट लेसन होने वाला है, उसके बाद क्या पढ़ाने वाले हैं, जर्मन पढ़ाने वाले हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। सी, यहाँ पर फ्रांस भी बता रहा है कि मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन ये कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता है। इट मीन्स आप सोच सकते हो कि बच्चा नॉर्मली इतना छोटा नहीं है, ठीक है, कि उसे कुछ समझ में ना आए, पर इतना तो बड़ा हो चुका है कि उसे ये चीज़ समझ में आए कि लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, पढ़ना कितना ज़रूरी है ये उसे समझ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अभी तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, कुछ सीखा भी नहीं है, तो ये मेरा लास्ट लेसन कैसे हो सकता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। वो कहता है कि अब मुझे इतना भी नहीं आ रहा है तो मैं आगे पढ़कर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर ही स्टॉप कर देना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर स्नीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। वो यहाँ पर खुद को कोस रहा है फ्रेंड्स, ये जो फ्रांस है वो यहाँ पर खुद को कोस रहा है कि अभी इतना टाइम था लेकिन उस टाइम में मैं खुद को पढ़ा नहीं पाया। तो वो क्या कहता है, हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स,
फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। और उस टाइम पे वो क्या क्या चीज़ें कर रहा था वो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि सार क्या है। सार एक रिवर है जो कि फ्रांस में से गुजर रही है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा पिक्चर यहाँ पर मुझे जो मिला वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये पिक्चर है सार रिवर का। तो उसके जो माउंटेन्स है, उसके नज़दीक जो माउंटेन है, उस माउंटेन के पास वहाँ पर वो जाते थे। हमारा जो नरेटर है, छोटा सा बच्चा है फ्रांस, वो वहाँ पर घूमने जाया करता था और वहाँ पर जाकर जो बर्ड्स के एग्स है उसे देखता रहता था, लेकिन पढ़ता नहीं था। तो ये करने की बजाय वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि फ्रांस जो मुझे लैंग्वेज पढ़नी थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की बजाय मैं यहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ों को घूमता रहता था। माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. So friends, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सच में जो हमारा नरेटर है वो डर रहा है। वो क्या बता रहा है? My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. यानी कि उसकी जो बुक्स है उसके बारे में बता रहा है कि ये जो बुक आज तक मैंने देखी नहीं है, ठीक है। वो कुछ टाइम पहले मुझे क्या लग रही थी? न्यूशंस लग रही थी। वो सो हैवी टू कैरी, यानी कि उसका बहुत बर्डन मुझे लग रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। यानी कि वो अपनी स्टडी के साथ उतना अटैच हो चुका था। हालांकि वो पढ़ता नहीं था, उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो बता रहा है कि उसकी जो बुक्स है, उसकी ग्रामर की बुक्स है और उसकी जो हिस्ट्री जिसमें सेंट्स के बारे में बता रहे हैं, वो सारी बुक्स वो एक उसके ओल्ड फ्रेंड्स की तरह हो गई है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। आई कुडंट गिव अप। गिव अप का मीनिंग क्या होता है? कैन नॉट लीव, यानी कि वो उसे छोड़ना चाहता नहीं है। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और सच में फ्रेंड्स, आप भी ये तो मानते ही होंगे, टीचर जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन जब उसे छोड़ने का टाइम आता हो तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जिसे अपने टीचर को छोड़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो एम हेमल उसके बारे में बता रहे हैं कि एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। जब मुझे पता चला कि वो भी जब यहाँ से जाने वाले हैं, तब आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मुझे ये भी लग रहा है कि मैं अब इसके बाद उसको कभी नहीं देख पाऊँगा। तब उनके बारे में जो मेरी पहले से थिंकिंग थी, ठीक है, कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, उसके हाथ में हमेशा रूलर रहती है और उस रूलर से हमें मारते रहते थे, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें थी ना वो अचानक से गायब हो जाती है। क्रैंकी का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फ्रेंड्स, आपको भी ये पता होता है कि टीचर जब गुस्सा क्यों करते हैं? आप सभी के बच्चों के लिए होता है वो। तो ये एक बॉन्डिंग होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग यहाँ पर उसके बारे में फ्रांस हमें बता रहा है कि जैसे भी है, लेकिन अब वो जब यहाँ से जा रहे हैं तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा नहीं है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in back of the room. अब जाकर उसे सारी चीज़ें क्लियर होती है और वो कहता है कि पुअर मैन किसको देखकर बता रहा है? जो हमारे टीचर है एम हेमल, उसे देखकर वो बता रहा है पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तब उसे पता चल रहा है कि ये हमारे जो एम हेमल है वो इस अपीयरेंस में क्यों आए हैं, इतने अच्छे कपड़े उन्होंने क्यों पहने हैं, क्योंकि उनका लास्ट डे था, ठीक है। और संडे क्लोथ्स यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है? द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज़, यानी कि उसके पास वो एक बहुत अच्छा सा ड्रेस था जो कि पहले ही हमें बता दिया था कि वो इंस्पेक्शन पे या फिर कोई प्राइज सेरेमनी होती थी तब पहनते थे। तो उस तरीके का बहुत अच्छा वाला ड्रेस उन्होंने खुद के ऑनर के लिए पहना हुआ है। और तब जाकर उसे पता चल रहा है कि गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं, ठीक है। नॉर्मल डेज में तो वो लोग कोई होते नहीं थे, लेकिन आज वो लास्ट लेसन है उनके फ्रेंच का, इसकी वजह से वो वहाँ पर आकर बैठे हैं। ये सारी चीज़ें उसे अब जाकर पता चलती है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। हालांकि वो लोग जो वहाँ पर पीछे आकर बैठे हैं उनको भी एक
सॉरी फील हो रहा है। किस तरीके का? क्योंकि टाइम था लेकिन फिर भी वो आगे नहीं पढ़ पाए, उसका उनको अफसोस था। इसीलिए उनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, वापस से दोहराने के लिए वो वहाँ पर आकर बैठे हैं, ताकि जो भी लास्ट एक लेसन बचा है, ठीक है, तो एक टाइम है और उस टाइम को वो वापस से जीना चाहते हैं, और इसीलिए वो बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर बैठे हुए। और हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब नॉर्मली आप देखो, ये एक जो टीचर है एम हेमेल, वो एम हेमेल पिछले 40 ईयर्स से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक ऑनर देने के लिए वो लोग वहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि पहले से जब वो छोटे थे, ठीक है, जहाँ पर आए जो लोग हैं वो जब छोटे थे तब भी वो उनके ही अंडर में, एम हेमेल के अंडर में पढ़े थे, ठीक है। तो अब जब उनको पता चल रहा है कि एम हेमेल का ये लास्ट दिन है, ठीक है, तो उनको ऑनर करने के लिए वो वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. See, यहाँ पर वही चीज़ बता रही है, It was their way of thanking our master. वो वहाँ पर आकर बैठे हैं, पुरानी प्राइमर लेकर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो मास्टर है एम हेमेल, जिनकी 40 ईयर्स की बिल्कुल ही फेथफुल सर्विस थी, उनको एक तरीके से थैंक्स गिविंग करने के लिए वो लोग वहाँ पर आए हैं। एंड शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर कि अपनी कंट्री के लिए एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो लोग आए हैं, वो कंट्री जो कंट्री अब उनकी रही नहीं है। यानी कि एल्ज़ेक और लॉरेन जो अभी तक किस नेशन में आते थे, फ्रेंच नेशन में आते थे, लेकिन अब हालांकि ये वॉर के बाद ये एल्ज़ेक और लॉरेन किसके अंडर में चले जाने वाला है? जर्मनी के अंडर में चले जाने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर वो अपने खुद की कंट्री को रिस्पेक्ट करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं इस सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तब मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। और जैसे ही अब ऑब्वियस है कौन पुकारेगा नेम? एम हेमेल पुकारेंगे। तो एम हेमेल ने किसको बुलाया? हमारा जो नरेटर है फ्रांस, उसका नाम दोहराया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी कि अब मेरा टर्न था किसके बारे में? रिसाइट करने के बारे में। यानी कि आपको पहले से ही पता है फ्रेंड्स कि मैंने आपको आगे बताया था कि एम हेमेल किसके बारे में पूछने वाले थे? वेरी गुड, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे, राइट। तो ये पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे। तो ये पार्टिसिपल्स के बारे में यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब यहाँ पर नरेटर जो छोटा सा बच्चा है वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participles all through, very loud and clear and without one mistake. वो क्या सोच रहा है? क्या होता अगर ये जो पार्टिसिपल्स के जो रूल है वो बिल्कुल ही लाउड एंड क्लियर वे में विदाउट एनी मिस्टेक में बोल पाता, तो ऐसा वो सोच रहे हैं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। ऑब्वियस है, क्योंकि हालांकि उसने पार्टिसिपल सीखा ही नहीं है। जब एम हेमेल ने उसे सिखाया था तब उसने उतना सीरियसली उसे लिया नहीं था। उसे नहीं पता था कि 1 या 2 दिन बाद उसका ये लास्ट लेसन होने वाला है, ठीक है। तो जब एम हेमेल पढ़ा रहे होते हैं तब उसने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, और जब पूछने वाले थे उसे पता नहीं था। तो वो क्या हुए, जैसे ही उन्होंने शुरुआत की वो मिक्सअप हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए और वहाँ पर ही खड़े रहे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। ऑब्वियस है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे, तो अपनी बेंच को पकड़े हुए वहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है। उनका हार्ट थ्रॉप कर रहा है और उसकी इतनी डेयरिंग नहीं है कि ऊपर देखकर किसकी ओर देखे? एम हेमेल की ओर देखे। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। एम हेमेल, उनको भी पता है यार लास्ट लेसन है, तो लास्ट लेसन पे डांटना नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ही अच्छे से अंदाज में वो छोटे से बच्चे को कहते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं आज आपको चिल्लाऊंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ,
आज सच में आपको पता चल गया होगा, आप खुद इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। सी हाउ इट इज़। अब एम हैमेल जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके ऊपर आते हैं और वो यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, सी हाउ इट इज़, यानी कि वो बताना चाहता है कि सिचुएशन एक्चुअल में क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हम यही दोहराते हैं ना फ्रेंड्स, क्या बताते हैं, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स। हर बार जब हमें कुछ नया करना होता है तब हम यही एक चीज़ दोहराते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। मेरे पास बहुत टाइम है, अभी नहीं तो मैं कल लर्न कर लूँगा ना, राइट। हम भी यही करते हैं फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई चीज़ बताई होती है कि आपको ये लर्न करना होता है, लेकिन आप करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? आपको ऐसा लग रहा है कि आप कल करेंगे, परसों करेंगे, जब टाइम आएगा तब करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स सच बताऊँ ना, वो टाइम कभी नहीं आता है। ये यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, वो टाइम कभी नहीं आता है। तो जिस दिन जो चीज़ बताई जाए वो सच में आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी जाकर एक अच्छा सा मार्क्स आप लेकर आओगे, राइट। तो यहाँ पर भी एम हैमेल यही चीज़ बता रहे हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, यानी कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल लर्न कर लूँगा तो चलेगा। एंड नाउ यू सी वेयर हैव वी कम आउट, एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्ज़ेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और यही चीज़ दोहराते हुए एम हैमेल कहते हैं, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। कम आउट का मीनिंग क्या है? रिजल्ट दिखाना, यानी रिजल्ट यानी कि क्या। अब फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात एम हैमेल यहाँ पर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पिछले 40 ईयर्स से वो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना चाहते थे और पढ़ा भी बहुत अच्छे से रहे थे, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स की जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग, वो कुछ अलग तरीके का था, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पर वो दोहराते हैं। वो क्या बता रहे हैं, आप ऐसा सोचते हो कि हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। और उसी वजह से आज जो सिचुएशन है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर बाहर के लोग आकर हमसे हमारे ऊपर रूल झाड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इतने अच्छे पढ़े लिखे होते तो शायद ये चीज़ आज हमें देखनी पड़ती नहीं। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एल्ज़ेक। देखना, वो पूरे एल्ज़ेक को रिफ़र करते हुए यहाँ पर चीज़ बता रहे हैं कि यही चीज़ एल्ज़ेक के साथ हुई है, यही एल्ज़ेक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। सी मीन्स यहाँ पर किसको रिफ़र किया है, एल्ज़ेक और लॉरेन, उसे एक मदर कंट्री बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर उसे सी यूज़ किया गया है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ को कल के ऊपर डाल देते हैं और इसी की वजह से उनको आज ये फेस करना पड़ रहा है। Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बता रहे हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you. अब अपना गुस्सा निकालते हुए एम हैमेल कहते, अब तो बहुत ही सही हुआ है आपके साथ। अब वो लोग, दोज फेलोज यानी कौन, जो आर्मी के लोग हैं, जर्मन आर्मी के लोग हैं, उनके बारे में बता रहे, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब उनका हक बनता है, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं है तो ऑब्वियस है आपको कुछ पता नहीं है। तो अब उनके पास ये टाइम है, ये समय है, वो बता रहा है हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, हालांकि आप फ्रेंचमैन होने का नाटक कर रहे हो, एंड येट यू कैन नॉट स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, हालांकि आप फ्रेंचमैन हो ही, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेंच में रह रहे हो तो आप एक फ्रेंचमैन हो, और आप फ्रेंच में रहकर भी ना ही फ्रेंच अच्छे से बोल पा रहे हो और ना ही आप अपनी लैंग्वेज लिख पा रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द एल्ज़ेक। इसीलिए यहाँ पर वो बता रहा है कि जिस टाइम पे बताया गया है उस टाइम पे वो चीज़ करनी कितनी ज़रूरी है फ्रेंड्स, राइट। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। अब वापस से स्टोरी के ऊपर आते हुए वो फ्रांस को बता रहा है कि आप अकेले ऐसे नहीं हो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरीके की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ। वो क्या बता रहा है कि आप अकेले नहीं हो,
इसका रीज़न आप अकेले नहीं हो, वो यहाँ पर देखना उनकी जो कंडीशन है वो एम हैमेल सभी को यहाँ पर एकजुट होकर बता रहे हैं, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच विथ। रिप्रोच का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? किसी को ब्लेम देना। तो देखना वो यहाँ पर खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, वो केवल अकेले एल्जैक और लॉरेन के लोगों को नहीं ब्लेम कर रहे, वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। किस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं तो वो देखते हैं हम। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। पहली बात तो ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने एंशियस नहीं थे आपको पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी। अब आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आपको वो लोग मिल में या फिर अपने ही खुद के फार्म में काम करने के लिए ले जाते थे, ताकि क्या होता है कि उनको जो पैसा मिलता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। ऑब्वियस है उनका बेटा या बेटी वहाँ पर काम करेंगे तो उनके पास भी कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे। ऐसी थिंकिंग किसकी थी? उसके पेरेंट्स की थी। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। एम हैमेल कहते हैं कि यहाँ पर मैं भी उसी में से एक हूँ, मुझे भी ब्लेम देना चाहिए। किस तरीके से ब्लेम देना चाहिए तो वो यहाँ पर बता रहे, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं भी वही था कि जब आपको पढ़ाना था तब पढ़ाने की बजाय मैं आपको कहाँ बेच देता था? मेरे जो गार्डन है उसमें जो फ्लावर्स है उनको वाटरिंग करने के लिए मैं बेच देता था आपको। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। वो खुद को ब्लेम करते बता रहे हैं कि जब मुझे फिशिंग के लिए जाना था तब मैंने आपको छुट्टी दे दी थी। तो ये रीज़न वो यहाँ पर बता रहे हैं कि किसके लिए रिगार्डिंग है, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। एम हैमेल खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि ये पीछे मैं भी इतना ही जिम्मेदार हूँ जितने पेरेंट्स जिम्मेदार है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब ये चीज़ ख़त्म होने के बाद एक के बाद एक चीज़ दोहराते जाते हैं और उसके बाद एम हैमेल उनकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज उसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है। उसी को चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो बता रहे हैं द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि इतनी क्लियर, इतनी लॉजिकल और इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमें अपने पास संभालना है, टू गार्ड इट, राइट। इट मीन्स हमें उसे कभी भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड अ की टू देयर प्रिजन। सी यहाँ पर समझने वाली एक बात है, एम हैमेल कुछ अच्छे से अंदाज में यहाँ पर बता रहे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। होल्ड फास्ट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अपनी ही लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। वो क्या बता रहे हैं कि जब आपको यहाँ से एनस्लेव यानी कि आपको गुलाम बनाया जाएगा और आपको जेल में रखा जाएगा, तब उसी ये की है वहाँ से बाहर आने की, ठीक है। यानी कि ये इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि आपको उस लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। किस तरीके से? अगर आपने आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ नहीं रखी तो लोग आपको फोर्सफुली जर्मन सिखाएंगे, और जर्मन सिखाएंगे तो हो सकेगा कि आप अगर एनस्लेव बन चुके हो तो कभी भी आप एनस्लेव में से बाहर नहीं आओगे, आपको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलने वाली है अगर आपने जर्मन सीख ली तो वो यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, और वो ही एक रास्ता है कि वो आपको जेल में से, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एनस्लेव आपको जो बनाया है, स्लेवरी जो आपको दी गई है, उसमें से आप फ्री मैन बन सकते हो अगर आपके पास आपकी खुद की लैंग्वेज आपको आती है तो। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। और उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है, वो अपनी ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और हमारे लिए लेसन रीड करना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और सच में पहली बार फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि उसे ये जो चीज़ समझा रहे हैं एम हैमेल, वो चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चीज़ देखकर उसे बहुत ही अमेज्ड हो रहा है, यानी कि आश्चर्य हो रहा है कि कितने जल्दी से मुझे ये सारी चीज़ें आ रही है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी।
I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो बता रहे हैं, जो छोटा सा बच्चा है वो बता रहा है कि ये जो एम हैमेल हमें पढ़ा रहे हैं वो सच में बहुत ईजी तरीके से मुझे समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर वो दो चीज़ बता रहे हैं कि एक चीज़ ये है कि इससे पहले ये जो चीज़ें थी वो जो पढ़ा रहे थे वो मैंने इतने अच्छे तरीके से, जो आज मैं पढ़ रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से मैंने कभी नहीं पढ़ा था। एंड दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। या फिर दूसरी बात हो सकती है कि इतने पेशेंस के साथ इससे पहले एम हैमेल ने कभी नहीं पढ़ाया है। यानी कि उसका लास्ट लेसन है वो देखकर वो ये ऐसा समझ रहा है कि आज वो पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. अब जैसे एम हैमेल पढ़ा रहे थे उसे देखकर तो फ्रांस यही सोच रहा है कि वो पुअर मैन जितना कुछ जानता है वो एक ही स्टॉक में, इन वन स्टॉक, यानी कि एक ही तरीके से, इन वन गो, यानी कि एक ही बार में वो हमें पूरी चीज़ें जितनी भी उसे पता है वो सारी हमें समझा देना चाहता है, ऐसा कुछ लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद किसका लेसन आता है? ग्रामर खत्म होने के बाद एक राइटिंग का लेसन आता है। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस आल्जेक, फ्रांस आल्जेक। अब राइटिंग के लेसन में क्या होता है कि एम हैमेल के पास बिल्कुल ही फ्रेश नई कॉपीज़ थी हमारे लिए, और उस कॉपीज़ में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस आल्जेक, फ्रांस आल्जेक, यानी कि वही जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। और राउंड हैंड क्या होता है फ्रेंड्स? राउंड हैंड यानी कि फ्रांस और एल्जेक जिस अंदाज से लिखा गया है, जो उसकी कैलीग्राफी है, वो कैलीग्राफी हमारी जो नॉर्मल कर्सिव राइटिंग होती है उस तरीके की है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वो किस तरीके से लग रहे थे? वो जो एल्जेक और फ्रांस और एल्जेक लिखा हुआ था वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो छोटे से फ्लैक्स की तरह लग रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, फ्रॉम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। यानी कि आपने देखा होगा 26 जनवरी है या 15 अगस्त है तो आपको छोटे छोटे मार्केट में फ्लैक्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके के फ्लैग, जैसे कि वो उस तरीके से फ्लोट कर रहा है जैसे कि हमारे बेंच के ऊपर वो रखे हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। ये देखकर हमारे जो नरेटर, छोटा सा बच्चा फ्रांस है, वो बता रहा है कि आपको देखने लायक वो नज़ारा था कि कैसे लोग तुरंत काम करने के लिए जुट जाते हैं। एंड एवरीथिंग क्वाइट, यानी कि पूरा जो रूम है वो बिल्कुल ही शांत था। वैसे तो हमारे नरेटर ने पहले ही बता दिया था कि ये पूरा जो आज का माहौल है वो पहले से ही बहुत शांत हुआ करता था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और केवल एक ही साउंड आ रहा था, और वो साउंड किसका था? पेन स्क्रैच करने का। यानी कि पेपर के ऊपर जब आप लिखते हो, राइट, वही वर्ड जो फ्रांस एल्जेक लिखा हुआ था वही आपको दोहराना था, तो वो जो लिखावट हो रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. अब उसी दौरान एक सिचुएशन होती है, एक इंसिडेंट होता है कि उसी सिचुएशन के दौरान कौन सी इंसिडेंट होता है कि एक कुछ बीटल्स है। अब बीटल्स क्या होता है फ्रेंड्स? अ लार्ज साइज इंसेक्ट। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके के फ्लाइज एंटर होते हैं हमारे क्लासरूम में, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान दिया नहीं। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस who worked right on pressing their face hooks as if that was French too. अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बताई रही है, not even the littlest ones. littlest ones किसे बताया गया है? पिजन्स को बताया गया है। अब आप यहाँ सोचोगे कि क्लासरूम में पिजन्स कहाँ से आए, लेकिन ये जो क्लासरूम है उसके रूफ के ऊपर, ठीक है, कुछ पिजन्स बैठे हुए हैं और right on tracing their face hook. फिश हुक का मीनिंग क्या होता है? उनके क्लॉ, स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉज, यानी कि उनके क्लॉज से उनका जो हेड है वो स्क्रैच यहाँ पर फ्रांस कर रहा है कि वो लोगों ने भी ये बीटल्स की ओर ध्यान दिया नहीं। एज इफ
दैट वॉज फ्रेंच टू। ऐसा मान लो कि वो पिजन्स भी किसे फॉलो कर रहे हैं, फ्रेंच को फॉलो कर रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि रूफ के ऊपर कुछ पिजन्स है, वो पिजन्स कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं। अब कुड का मीनिंग क्या होता है, साउंड मेड बाय पिजन्स। तो पिजन्स की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही लो है, और उसी आवाज़ को सुनकर मुझे एक सोच आती है। क्या सोच? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब यहाँ की सिचुएशन कुछ इस तरीके की है फ्रेंड्स कि अभी का टाइम ऐसा है कि अभी तक ये लोग बिल्कुल फ्री थे, अपनी लाइफ खुद जी पाते थे, ठीक है। लेकिन अब एक ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से, और उस ऑर्डर की वजह से क्या हुआ है कि वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज है वो स्टॉप कर देनी है और जर्मन शुरू करनी है। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा अपनी ओर से ये सोच रहा है कि क्या ये लोग जर्मन आर्मी ये इन पिजन्स को भी अब ये बताएंगे कि आपको कू यानी कि आपकी आवाज़ भी किस में निकालनी है, जर्मन में निकालनी है। यानी कि एक सरकाज़म यहाँ पर दिया गया है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that school room. यानी कि जब अब मैं राइटिंग का मेरा लेसन कर रहा होता हूँ, सॉल्व कर रहा होता हूँ, तब मैंने ऊपर झांका तो मैंने देखा एम हेमेल की ओर, और एम हेमेल अपनी चेयर में बिल्कुल ही मोशनलेस दिखे मुझे। क्या करते हुए? गिजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, यानी कि एक पहले एक चीज़ की और फिर दूसरी चीज़ की ओर ताकते रहते थे। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आई किसी एक जगह पर फिक्स करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। क्यों? जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। हालांकि आप फ्रेंड्स ये चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर एम हेमेल पिछले 40 ईयर्स से है, ठीक है। तो 40 ईयर्स में उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है, उन्होंने खुद बनाई हुई जो खुद की चीज़ है उसकी ओर वो देख रहे हैं। फैंसी For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. यानी ये सोचकर बहुत फैंसी लग रहा है। क्या? क्योंकि पिछले 40 साल से वो सेम इसी जगह पर रहे हैं और विंडो के बाहर उनका गार्डन है, ठीक है, और इस क्लास में उनके सामने बच्चे। उसके अलावा उन्होंने 40 ईयर्स में और कुछ देखा नहीं है। तो ऑब्वियस है यार, अपने पिछले 40 ईयर्स जहाँ पर उन्होंने निकाले हैं और आज उनका लास्ट डे है, तो ऑब्वियस है कोई भी इंसान, कोई भी बंदा वहाँ पर बहुत अच्छी नज़र से देखना चाहता है। Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब एम हेमेल जो कि पिछले 40 ईयर्स से यहाँ पर है, उन्होंने ये 40 ईयर्स में क्या किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा जो नरेटर फ्रांस है वो दिखा रहा है कि वो कौन सी चीज़ को देख रहे हैं इतनी आप ऐसा कह सकते हो इतने गेस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी कि पिछले 40 ईयर्स से यहाँ पर जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो 40 ईयर्स में क्या हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, ठीक है। वॉर्न स्मूथ का मीनिंग क्या होता है? हैड बीन आउट एंड बिकम स्मूथ ड्यू टू ओवर यूज़, यानी कि ये बेंचेस आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये बेंचेस क्या हुई है, जब वो आए होंगे तब नई बेंचेस होगी। पिछले 40 ईयर्स में कुछ बदला है तो क्या बदला है? केवल ये जो बेंचेस है वो नई थी जो कि अब पुरानी हो चुकी है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, आप यहाँ पर पिक्चर उसका भी देख सकते हो, वॉलनट ट्रीज, ठीक है, जो छोटे छोटे ट्रीज उन्होंने अपने गार्डन में ग्रो किए हैं वो अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स इट बिकम्स टॉलर, वो बड़े हो चुके हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूम, और ये होप वाइन का पिक्चर है, ठीक है। ये जो होप वाइन उन्होंने खुद प्लांट की थी वो अभी विंडो के रूफ की तरफ आ चुकी है और वहाँ पर आकर मुड़ चुकी है। ट्विन यानी क्या? मुड़ना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब
ऑब्वियस है कि एम हैमिल जो सोच रहे थे वो शायद कुछ इसी बारे में है, ऐसा हमारा नरेटर सोच रहा है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। ऑब्वियस है पिछले 40 ईयर्स से जिसे संभाल कर रखा है, उस चीज़ को जब छोड़ना होता है तब ऑब्वियस है आपका हार्ट है वो ब्रेक हो जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है। और यही फीलिंग एम हैमिल को भी आ रही है, ऐसा हमारा नरेटर सोच रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स। ट्रंक्स क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख लेना, पुराने ज़माने में जो अलमारी हुआ करती थी, ठीक है, जो बैग्स हुआ करती थी, ट्रॉली बैग, जो आज के ज़माने में जिसे हम ट्रॉली बैग कहते हैं, ठीक है, उस ज़माने में ट्रंक्स हुआ करती थी। और ऊपर के फ्लोर के ऊपर, ठीक है, क्या कर रहे होते, उसकी जो सिस्टर है, एम हैमिल की जो सिस्टर है, वो बैग पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि दूसरे ही दिन उनको ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और फिर भी नरेटर बता रहे हैं कि एम हैमिल के पास इतनी करेज है कि वो लास्ट लेसन तक हमें पढ़ाते रहेंगे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। यहाँ पर आपको हंसी आ रही होगी, बा बे बे बो बू, सेम एज इट इज़ इन अवर इंग्लिश, इट इज़ कॉल्ड ABCDE, राइट। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आफ्टर राइटिंग के सेशन के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन था, और वहाँ पर जितने बेबीज़ यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिफ़र कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करना शुरू कर रहे हैं, कुछ रिसाइट करना शुरू कर रहे हैं, चांटेड करना शुरू कर रहे हैं, अपनी जो ABCD होती है वो। डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और पीछे की जो बेंचेस है वहाँ पर ओल्ड हॉसर बैठे हुए, वो अपने स्पेक्टिकल पहने हुए, उनके हाथ में प्राइमर है और वो भी लेटर्स पढ़ रहे हैं, स्पेल आउट कर रहे हैं। वो हमने पहले ही देखा था कि उनके हाथ में क्या थी, प्राइमर थी। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अब आप देख सकते हो कि पीछे जो ओल्ड हॉसर बैठा है, ठीक है, वो सच में लिटरली रो रहा है। वो किस लिए रो रहा है वो तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि वो इसलिए रो रहा है कि ऑब्वियस है यार, उसकी जो कंट्री है वो अब उसकी नहीं रही है, और वो अभी तक जिस टीचर के पास पढ़े हैं वो टीचर अब उसके पास रहने नहीं वाले हैं। तो ये उनकी आवाज़ में इतना इमोशन छुपा था, ठीक है, लेकिन अब जिस अंदाज से वो वर्ड को स्पेल आउट कर रहे थे, वो सुनने के बाद वो सुनने में बहुत फ़नी लग रहा था, ठीक है, और हम सब एक साथ में हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। यहाँ पर नरेटर ये चीज़ अपनी फीलिंग दिखा रहे हैं। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन। नरेटर यहाँ पर कहते हैं कि सच में यार ये आज का जो दिन था ना, वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि एम हैमिल ने जितनी भी चीज़ें आज मुझे सिखाई थी ना, वो शायद मैं कभी मेरी लाइफ में भूल नहीं पाऊँगा। और वो मेरा जो लास्ट लेसन है वो सच में मेरी लाइफ के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि वो बहुत अच्छा लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक से चर्च क्लॉक क्या होता है कि नॉर्मली आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, एक बहुत बड़ा चर्च होता है और चर्च के ऊपर जो बहुत बड़ी घड़ी लगी होती है, वहाँ की बात हो रही है कि उस घड़ी में 12 बजते हैं। देन द एंजलस, और उसके बाद क्या शुरू होती है, एंजलस क्या होता है, एक प्रेयर सॉन्ग है चर्च का, ठीक है, और द स्टार्ट इज़ मार्क्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल। इट मीन्स जैसे ही 12 बजते हैं वहाँ पर एक बेल बजाई देती है, और उस बेल के बाद उनकी जो एंजलस होती है वो प्रेयर शुरू होती है। और वो प्रेयर शायद मुझे यहाँ पर एक फ़ोटो मिली है, वो फ़ोटो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। कुछ इस तरीके की प्रेयर होती है। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. और जैसे ही वो चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, एंजलस शुरू होती है, एट द सेम मोमेंट
वो जो प्रूशियंस है, वो प्रूशियंस आर्मी अपने ट्रम्पेट्स के साथ वो जो ड्रिल कर रही होती है। आपको शायद याद होगा कि शुरुआत में ही हमें इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया था कि जब नरेटर स्कूल से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तब वो स्कूल नहीं जाना होता है और तब उन्होंने एक 100 मील के बगल में ओपन गार्डन में एक प्रूशियन आर्मी को ड्रिल करते हुए देखा था। ठीक है, तो वो ड्रिलिंग अब कहाँ तक पहुँच गई है, उनके स्कूल के नीचे तक पहुँच गई है। साउंडेड अंडर आवर विंडो, यानी कि उनके स्कूल की जो विंडो है उनके नीचे उनकी ये ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। ट्रम्पेट क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो। मिस्टर एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, और अचानक से एम हैमेल अपनी चेयर से खड़े होते हैं और उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही पेल होता है, यानी देखकर ही पता चल रहा है कि उनका आज बिल्कुल भी अब मूड रहा नहीं है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी कि आज पहली बार, यहाँ पर ये बहुत अच्छा फ्रेज दिया है फ्रेंड्स, याद रखना आप। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी कि वो इतना एम्बेरस फील कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको आज इससे पहले उनको इतना बड़ा मैंने कभी देखा नहीं है। माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो, ठीक है, वो बिल्कुल भावुक से हो गए थे। वो इतना तो बोले कि माई फ्रेंड्स आज मैं, लेकिन समथिंग चॉक्ड हिम, यानी कि अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। चॉक्ड का मीनिंग है वो इतना इमोशनल हो चुके थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की ओर घूमते हैं। टूक अ पीस ऑफ चॉक का पीस लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और फिर वो उस चौक से जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, और जितना उनमें ताकत थी उतनी ताकत से उन्होंने बोर्ड पे क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस। कहने का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि बस इतना ही वो चीज़ लिख पाए कि मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस फ्रांस के लिए मुझे कुछ इतना ही कहना है, वाइव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. अब क्या होता है, उसके बाद इतना लिख लेने के बाद वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, और then he leaned his head against the wall, और वॉल की ओर अपना हेड झुका देते हैं, and without a word he made a gesture, और उसके बाद वो एक भी वर्ड बोले बिना एक जेस्चर, यानी कि एक सिग्नल करते हैं हम सबको। कौन सा सिग्नल करते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी कि अब स्कूल ख़त्म हुई, आप यहाँ से जा सकते हो। दैट वॉज ऑल आवर लेसन अबाउट। आई होप सो फ्रेंड्स कि ये लेसन मैंने जिस तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। सच में एक टीचर के लिए ये मोमेंट बहुत इमोशनल होती है फ्रेंड्स। तो ये इमोशनल मोमेंट यहाँ पर उन्होंने दिखाई तो है, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी दिखाया है कि एक छोटा सा बच्चा जो इस स्टोरी को जिस तरीके से नरेट कर रहा है उसका जो एग्जामिन पावर है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप सो फ्रेंड्स कि ये आप समझ सकते हो कि ये एक यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आई होप सो कि जितना हो सके इतना आप अपने फ्रेंड्स को उसे शेयर करोगे, और आप ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, उस वीडियो को कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें ये नए वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड प्लीज़ पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस पोस्ट करता हूँ तब आपके पास वो जब से तुरंत ही बहुत ही ईजी से पहुँच जाए। तो चलिए वापस से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।